श्रद्धा का पति श्रद्धा को दूसरी बार एक 14 साल के लड़के के साथ बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए देखना, क्योंकि आज की इस कहानी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है और लोगों की मानसिकता के बारे में आपको पता चलेगा। बिहार के एक छोटे से गांव में प्रांशु नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रांशु की जो उम्र थी मात्र 14 वर्ष थी और प्रांशु के घर में प्रांशु के पिता ही सिर्फ कमाने वाले थे। प्रांशु के पिता एक दिन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद में उनका जो काम है वो छूट जाता है। अब प्रांशु के पिता जो है वो घर पर ही रहने लगते हैं। अब प्रांशु के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि प्रांशु के घर में प्रांशु के पिता के अलावा और कोई कमाने वाला नहीं होता है। अब क्योंकि वो लोग एक छोटे से गांव में रह रहे होते हैं, गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं होती कि वहां पर छोटे बच्चों को काम मिल जाए जिससे कि प्रांशु काम करके अपने घर का गुजारा कर सके। मात्र 14 साल की उम्र में प्रांशु डिसाइड करता है कि अब वो बाहर किसी शहर में जाकर के नौकरी करेगा। तभी प्रांशु के कुछ आसपास के लोग होते हैं, वो चेन्नई में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो प्रांशु को सजेशन देते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे साथ चेन्नई चलो, मैं तुम्हें चेन्नई में एक अच्छी जगह पर नौकरी दिलवा दूंगा, वहां से तुम जो है अपना गुजारा करते रहना और अपने माँ बाप को रुपए भेजते रहना। अब प्रांशु इस चीज को सुनकर के राजी हो जाता है और प्रांशु चेन्नई में जाकर के अपने पड़ोसी के साथ में वहां पर नौकरी करने लगता है। अब प्रांशु वहां पर नौकरी करने लगता है, तभी प्रांशु की मुलाकात होती है एक श्रद्धा नाम की लेडीज से। ये श्रद्धा नाम की जो लेडीज होती है, इसके ऑलरेडी 2 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे 2 से 3 साल के, और इसके अलावा इसका पति भी होता है। अब श्रद्धा नाम की जो लेडी होती है वो प्रांशु से बातचीत करने लगती है और प्रांशु से पूछने लगती है कि प्रांशु तुम कहाँ के हो। तभी प्रांशु बताता है कि मैं बिहार से हूँ, और इस चीज को सुनकर के श्रद्धा काफी खुश होती है, क्योंकि श्रद्धा जो होती है वो भी बिहार की ही रहने वाली होती है। अब श्रद्धा जब उससे सारी बातें पूछती है तो प्रांशु बताता है कि मैं इस तरीके से अपने काम के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरे पिता की तबीयत सही नहीं रहती है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर के श्रद्धा को थोड़ा सा तरस आ जाता है, तो श्रद्धा प्रांशु से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम्हें जब भी कभी भी खाना खाना हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमारे घर पे आ जाना। अब प्रांशु को शाम को श्रद्धा जो है अपने घर पर ले जाती है और वहां पर ले जा करके उसको खाना पीना खिलाती है, खाना पीना खिला करके उसको वापस कंपनी में भेज देती है। अब प्रांशु जो है खाना पीना खा करके श्रद्धा के पास से अपनी कंपनी में आकर के वहीं पर रहने लगता है और वहीं पर अपना सोता है। अब प्रांशु जो था अपनी कंपनी में ही एक छोटे से रूम में वहां पर रह करके अपने गुजारा कर रहा था, नौकरी करके अपने माँ बाप को रुपए भेज रहा था। अब इन्हीं बीच में क्या होता है कि सरिता जो है वो प्रांशु को अपने घर पर काफी ज्यादा बुलाने लगती है। अब इसी तरीके से प्रांशु उसके घर पे काफी ज्यादा जाने लगता है। प्रांशु जो सरिता के घर पे जाता है और सरिता का जो पति होता है वो भी कुछ ज़्यादा डाउट नहीं करता, क्योंकि प्रांशु महज 14 साल का होता है और सरिता की उम्र जो होती है वो 35-36 साल के आसपास होती है। अब सरिता जो होती है, एक दिन क्या होता है कि सरिता का जो पति है वो कंपनी में जॉब कर रहा होता है। अब उसका फ़ोन आता है कि सरिता आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और आज मेरी नाइट ड्यूटी है। अब ये चीज़ सुनकर के प्रांशु से सरिता कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे साथ में घर पे चलना, क्योंकि मैं आज अकेली हूँ और बच्चे हैं दोनों, और पति मेरे आज जो आ नहीं रहे हैं, नाइट पे हैं वो, तो वो आज आएंगे नहीं। अब सरिता की ये बात सुनकर के प्रांशु तैयार हो जाता है और प्रांशु जो है सरिता के साथ में उसके घर पे चला जाता है। अब जब प्रांशु वहाँ पर घर पे जाता है सरिता के, तो खाना पीना खा करके रात को प्रांशु को एक अलग रूम दे दिया जाता है, वहाँ पर जाकर के प्रांशु अपने बेड पर सो जाता है। अब रात को लगभग 2 बजे के आसपास जो सरिता है वो प्रांशु के रूम में जाती है और रूम में जाकर के प्रांशु के साथ में आपत्तिजनक चीजें करने लगती है। अच्छा, जो सरिता थी उसने जब प्रांशु से बातचीत करना शुरू करी थी तो सरिता ने कहा था कि तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए तुम मुझसे अब चाची कहा करना। तो प्रांशु जो था वो शुरू से ही चाची चाची कहा करता था सरिता के लिए। अब जैसे ही सरिता आपत्तिजनक चीजें रात में कर रही होती है तो प्रांशु कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हो, मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तभी सरिता कहती है कि चिंता मत करो, तुम थोड़ा सा सब्र करो, मुझे चीज़ें करने दो और तुम्हें चीज़ें देखते हुए काफ़ी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। अब प्रांशु ये चीज़ें सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो शांति से लेटा रहता है। अब जो सरिता होती है वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है, जिससे कि प्रांशु को धीरे धीरे करके एक एडिक्शन उसको लगने लगती है। अब ये चीज़ जो है उन दोनों के साथ में डेली होने लगती है और लगभग 6 से 7 महीने तक दोनों के दोनों रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। अब लगभग 6 से 7 महीने तक दोनों के दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय होने के बाद में एक दिन दोपहर के समय पर दोनों के दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। उसी समय पर सरिता का जो पति है वो आ जाता है और रंगे हाथ पकड़ लेता है। उस समय पर जो सरिता का पति है वो काफ़ी ठंडे दिमाग से काम लेता है।
श्रद्धा का पति श्रद्धा को समझाता है कि तुम तो काफी बड़ी हो और समझदार भी हो, तुम इस बच्चे के साथ में क्यों खेल रही हो। फिर वो उसके बाद में प्रांशु को भी समझाता है कि प्रांशु गलत बात होती है, तुम काफी छोटे हो, तुम्हें इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि उस समय पर तो वो दोनों चुप हो जाते हैं और लगभग 10 से 12 दिन तक शांत रहते हैं। 10 से 12 दिन गुजरने के बाद में फिर प्रांशु एक दिन अचानक से उसको एडिक्शन हो चुकी होती है, क्योंकि काफी टाइम तक वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। इसकी वजह से वो सेक्स का एडिक्ट हो चुका होता है और फिर एक दिन प्रांशु खुद से सरिता के पास पहुंच जाता है। जब सरिता के पास जाता है तो दोनों लोग इंटीमेट होते हैं और दोनों आपस में फिर दोबारा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से क्या होता है कि जब वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तभी उसका पति सरिता का आ जाता है और फिर से वो जो है रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये दूसरी बार उसने रंगे हाथ पकड़ा है। जैसे ही रंगे हाथ पकड़ता है वो तुरंत अपनी बीवी को साइड में ले जाकर के काफी उसकी मार पिटाई करता है और उसको छोड़ करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के बिहार अपने गांव वापस लौट जाता है। अब जब वो अपने गांव वापस लौट जाता है तो सरिता और प्रांशु दोनों एक ही रूम में एक साथ रहने लगते हैं, एक ही साथ रहते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। काफी लंबे समय तक फिजिकल रिलेशनशिप समथिंग 8 से 9 महीने तक बना लेते हैं। अब इतना समय गुजरने के बाद में जो सरिता होती है वो जो प्रांशु है उसको फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी करो। अब प्रांशु मात्र 15 साल के आसपास का होता है, क्योंकि 14 साल का तो वो आया ही था चेन्नई में। उसके बाद में 6 से 7 महीने उसको पहले हो चुके थे, फिर उसके बाद में 8 से 9 महीने बाद में हो चुके थे, इसलिए अब वो लगभग 15 साल के आसपास का होता है। अब प्रांशु काफी छोटा होता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम मुझसे बहुत बड़ी हो, मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो सरिता होती है वो काफी ज्यादा उसको फोर्स करने लगती है और उसको मारने की भी धमकी देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रांशु एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब प्रांशु क्या करता है कि वो एक प्लान करता है कि क्यों ना मैं एक काम करूं, सरिता का मर्डर करके मैं जो है यहाँ से फरार हो जाऊं, जिससे कि मेरी लाइफ बच सके। प्रांशु वही करता है, वो चुपचाप से एक चाकू लेकर के आता है मार्केट जाकर के, और जैसे ही रात में दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, प्रांशु 3 से 4 बार उसके पेट में चाकू भोंकता है सरिता की, जिससे कि सरिता की मौत हो जाती है। सुबह जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद में जब पुलिस वाले आते हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इसके बाद में उसके पति को बुलाया जाता है, सारी चीज़ें रिवील होती हैं। उसके बाद में जो प्रांशु है उसको उसके रूम से उठाया जाता है। जब प्रांशु को रूम से उठाया जाता है तो प्रांशु से सारी बातें पूछी जाती हैं। प्रांशु सारी चीज़ें एकदम साफ साफ बताता है और वो बताता है कि मैंने इस डर से इसको मारा था क्योंकि ये मुझे मारने की धमकी दे रही थी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो प्रांशु है उसको बच्चों वाली जेल में भेज दिया जाता है और इन सभी लोगों की ज़िंदगी आपस में बर्बाद हो चुकी होती है। आज के समय पर इंसान इतना ज़्यादा कहते हैं काम वासना में डूब चुका है, जिसका कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी परिणाम हो सकता है। आज के समय पर पता नहीं क्यों कलयुग इतनी तेज़ी से हमारे पूरे के पूरे विश्व में उमड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो है काम वासना। हम आप सभी लोगों से यही सजेशन करेंगे, यही आप लोगों से हम बार बार प्रे करेंगे कि प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने दिमाग को सुधारने की कोशिश करें। आज के समय पर इतने सारे सत्संग चल रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। आप लोग अपनी ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए उन सभी सत्संग में भागीदारी ले सकते हो। साथ में अपने साथ में भगवान का नाम भी छोड़ करके रख सकते हो, क्योंकि देखो ये जो काम वासना का एक सूत्र है और ये जो इंद्रिय है, ये हमारे दिमाग में जब भी उत्पन्न होती है जब हम बिल्कुल एक तरीके से नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब हम किसी भगवान से, किसी सत्संग से जुड़ते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ये नेगेटिविटी नहीं आती है। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से बैठो, अच्छे तरीके से सारे काम करो और अच्छी सोच रखो, क्योंकि आपकी एक गलत सोच, आपका एक गलत कदम आपको किस घटना में धकेल सकता है ये आप खुद नहीं जानते। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।